बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। आज की अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से कुछ बातचीत भी होगी और उसके साथ साथ सैलाबी सूरत हाल के ऊपर भी खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले आज की अहम पेशरफ जो सामने आई, जहां शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से पहले 16 महीनों में लिए जाने वाले कर्जों की तफसीलात मंजर आम पर आ गई है। कर्जदार वैसे ही अब कितने कर्जों में इजाफा हुआ है, 16 महीनों में चट्टा खट्टा सब खुल के सामने आ गया है। इसी दौरान कर्जों में 13,078 अरब रुपए का इजाफी रिकॉर्ड सामने आया है। विफाक की बात करें तो कर्जों में इजाफा मार्च 2024 से लेकर जून 2025 के दौरान हुआ। ऐसे में दूसरी जानब देख रहे हैं कि 11,796 अरब रुपए और बैरूनी कर्जे जो हैं वो 1,282 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया है। कर्जों की वाजिबात के लिए और इसकी अदायगी के लिए क्या प्रोसेस और क्या मैकेनिज्म हमारे पास है। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल से नंबरदाजमा होने के लिए हम अब भी इमदाद के मुंतजर हैं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, क्या उससे नंबरदाजमा होने के साथ साथ हम सनती इदारों में उसके साथ साथ अपने आप को दोबारा से उस मकाम पर ले आएंगे? क्या हमारे कर्जे माफ हो जाएंगे? दूसरी जानिब हम देखते हैं कि IMF की एक नई किस्त का हमें सामना है। क्या हमें रिलीफ मिलेगा? क्या तमाम तर सूरत हाल में एक आम आवाम जो है वो इसके भेंट चढ़ेगी? इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब बात करेंगे शहरी कराची की, जहां पर सनती पैदावार के हवाले से देखें तो हमें नुकसान नजर आ रहा है। ऐसे में क्या क्या नुकसानात की वजूहात हैं, इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम में इस वक्त हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कर्जों की वाजिबात के हवाले से और अदायगी के हवाले से किस तरीके से मैकेनिज्म आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि हर आने वाला साल हमारे कर्जों में इजाफा करते जा रहा है। अखराजात में कमी करनी होगी या आम आवाम का खून चूसा जाएगा, इसके हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है जफरुल जमील शेख साहब, कराची रेस्टोरेशन मूवमेंट से इनका ताल्लुक है। सर सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे मिला? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जफर जमील साहब, हम ये देख रहे हैं कि हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, अवाम के ऊपर बोझ डाल के जाती हैं। सर किस तरीके से देखते हैं आप? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, ये अलमिया है पाकिस्तान का, और हम कर्ज़े लिए जाते हैं और कर्ज़े आप लेते रहेंगे उस वक्त तक जब तक आप अपने अंदरूनी अखराजात ख़त्म नहीं करेंगे। छोटी मिसाल, अभी तो बहुत सीनियर एंकर्स ने खबर ब्रेक की कि खातून हमारी वज़ीर आला पंजाब, हालांकि मुझे कोई शिकायत नहीं है पंजाब गवर्नमेंट से, लेकिन यहाँ बात नेशनल लेवल की आ रही है कि एक की वहाँ पे किसी तकरीब में इनविटेशन दो, शायद 30-40 का काफ़िला गया था। किसके खर्चे पे? हम आपके टैक्स के खर्चे पे। तो कर्ज़े लेते जाएंगे, उसका आप 30-40% अपने ऊपर खर्च करते जाएंगे, अपने याशू में, अपने पार्लियामेंटेरियन पे। अब तो माशाल्लाह जजेस की भी तनख्वाहें 20-20, 25-25 लाख कर दी गई हैं। तो हम कहाँ से सर्वाइव करेंगे? तो जब तक हम अपने इन हाउस जितने अखराजात हैं उसको हम कम नहीं, हमको ख़त्म करने पड़ेंगे। इसलिए देखें ना, हुकूमत में नेशनल असम्बली के मेंबर अब आज के दौर में और प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर हो, कोई किसी फ़कीर ख़ानदान से नहीं आता, बल्कि मिडिल क्लास से नहीं आता, दे आर फ्राम अपर क्लास। अब किस तरह पहुँचे वो एक सेपरेट इशू है। तो उनके लिए अगर तनख्वाह ना भी लें कौम की खातिर कि भाई हम तनख्वाह नहीं लेंगे, अब मिसाल दूँ, आप हर जगह कायज़म की मिसाल देते हैं, वो उन्होंने कोई 1 रुपया लिखवाई थी अपनी एज गवर्नर जनरल, ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री के अंदर 1 रुपया महाना लूँगा जस्ट एज अ सिम्बॉलिक, और प्लस 5 रुपये रोज़ वो प्री पार्टीशन वो मुस्लिम लीग की तहरीक के अंदर अपनी ख़ास जेब से जमा किया करते थे कि ये मुसलमानों की तहरीक चल रही है। तो इसकी टोटल स्पिरिट तो हम आप नहीं ला सकते, लेकिन इसकी हम 20% भी ले आए अगर हम, तो मुल्क हमारा खुशहाली की तरफ चले जाएगा। इतने दबीज़ खर्चे लेके, कर्ज़े लेके फिर भी आप उनका कोई ना कोई पेमेंट कर देते हैं, इसका मतलब मुल्क पोटेंशियल है, हम कमा रहे हैं, बिजनेसमैन कमा के आपको दे रहा है, टैक्स दे रहा है आपको, कराची आपको टैक्स दे रहा है, फैसलाबाद आपको टैक्स दे रहा है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि आप ये सब अपनी याशू में खर्च कर दीजिए। तो समझे, अब तो 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, एक प्रोविंशियल मिनिस्टर के पास लाखों का महीने का वो फ्यूल खर्च करते हैं। किस बुनियाद पे खर्च करते हैं? एक छोटी मिसाल दूँ आपको, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, इसी सदी पिछली बात है। पुर्तगाल एक छोटा सा मुल्क है, इस वक्त बड़ा वेल ऑफ है यूरोप के अंदर, उसके यहाँ यही हालात थी आज से समझे कि 100 साल पहले।
डॉक्टर सालाजार को लेकर वो भी वहाँ के मुहब्बे वतन फौजी लेकर आए उनको कि आप आइए हुकूमत संभालिए, बेड़ा गर्क कर दिया गया कौम का सियासतदानों ने। और ही वॉज इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट था डॉक्टर सालाजार। उसने पहला काम किया, जो कर्जे आए थे उनसे कहा कि भाई आज के बाद हम आपसे ना कोई कर्जा लेंगे और ना आप कोई कर्जा लेने की किस्त लेने मेरे पास आएंगे। हम पैर पे खड़े हो जाएंगे, हमारी सॉवरेन गारंटी है, हम आपको कर्जा देना शुरू और कर्जा वापस करना शुरू कर देंगे। एंड ही स्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फॉर 32 ईयर्स गालिबन। और उसका एक विजिट है, एक ओवरसीज विजिट, वो भी अपने किसी दोस्त की फ्यूनरल में गया था अफ्रीका, और वो भी आके उसने कैबिनेट से कहा कि मेरे पर्सनल अकाउंट से चार्ज करना। 32 साल एक बंदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहता है, उसका एक विजिट, सबके उसने विजिट खत्म कर दिए बाहर के। पुर्तगाल खड़ा हो गया अपनी जगह, राज भी खड़ा अच्छा, हुआ है। दूसरी जानिब भी देख रहे हैं इक्तिसादी जायजे की रिपोर्ट आईएमएफ की जो है वो मंजर आम पर आ गई है, जिसमें वो ये कह रही हैं खास करके कि अब 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा करेंगे। पहले मरहले में देखा जाएगा कि क्या क्या तखमीना लगाया गया है या किस तरीके से आवाम को। हम ये देख रहे हैं कि आईएमएफ का जब भी मामला आता है वहां आवाम पिसती है। सर, इसको किस तरीके से देखते हैं? और इस वक्त जब सैलाबी सूरत हाल है तो क्या ऐसा लगता है कि हमें कि आईएमएफ से कोई रिलीफ मिलेगा, और अगर वो रिलीफ मिलेगा तो क्या वो आवाम तक मुंतकिल होगा? देखिए, माजी में तो ऐसा नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात में अभी कुछ माह पहले भी किसी जगह मैंने ये कहा था कि हम टोटल ब्लेम आईएमएफ पे डाल देते हैं और सिर्फ खाली वही बातें बताते हैं जो आईएमएफ नेगेटिव आपसे करके जा रहा है। उनका हक है, वो आपको पैसे दे रहे हैं भाई, तो दे वांटेड द सिक्योरिटी ऑफ योर मनी। मैं किसी को 100 रुपये दूंगा तो मैं अपनी सिक्योरिटी चाहता हूँ, व्हाई नॉट दे। लेकिन वो हर ट्रिप पे ये कह के आते हैं और कहते हैं आके कि आप अपने इंटरनल अखराजात कम कीजिए। अगर आप उनका भी यही बेसिक, लास्ट टाइम बड़ा सीरियस इशू था, वो 4 महीने उन्होंने फंड रिलीज नहीं किया इसी बात पे कि आपने लोकल अपने अखराजात क्या कम किए। आपको जहाँ 10 बंदों की ज़रूरत होती है वहाँ पे 65 बंदे आपकी कैबिनेट में आ जाते हैं पहले दिन, और सब बिल्कुल ये जिससे कहीं कहना चाहिए कि जो जिस डिपार्टमेंट में भी लगाया जाता है उस डिपार्टमेंट का अहल नहीं होता है। मतलब दैट इज़ अनदर बर्डन ऑन दी खजाना ऑफ द गवर्नमेंट कि आप अहल नहीं लेकिन आप वहाँ पे खर्चे कर रहे हैं। तो आईएमएफ तो आएगी, उसने पहले यही कहना है कि आप अपने इंटरनल, इन्होंने करने नहीं है, वो चले जाते हैं, फिर उनकी वो सारी शराइत मान लेते हैं कि जिसमें वो पे बैक कर सकते हैं, और फिर जो तो अल्टीमेटली क्या होता है, अवाम भुगतते हैं। पेट्रोल की हालत देख लें आप, बिजली की हालत देख लें। मैं कई दफ़ा लिख चुका हूँ, मैं ये आपके फेडरल गवर्नमेंट को पहुँचा चुका हूँ। मैंने कहा चलें आप आईएमएफ को छोड़ दीजिए, आप हाई डील भी ले रहे हैं जो कि कुछ पैसे, कुछ रुपए कुछ पैसे पड़ रही है, फर्नेस से भी जला रहे हैं, कोयले से भी जला रहे हैं। आप टोटल का एवरेज हाई डील भी तो शामिल की ना, कि एवरेज बताइए आप क्या पड़ रहा है। जब एवरेज नेपरा की फिगर है 15 रुपये कुछ पैसे टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी बिजली की, हम आप चार्ज की जा रहे हैं 45 रुपये से लेकर 65 रुपये तक, फॉर वॉट? ये हाल पेट्रोल का है। किसी ने आज तक पूछा कि भी आज के दिन भी 65,000 के लगभग 65,000 बैरल पर डे आपकी लोकल प्रोडक्शन है ऑयल की, आज से नहीं है, 80 से हो रही है। ठीक है। अच्छा, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हम देख रहे हैं कि जो हमें बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, और वही रविश इख्तियार की गई है जिस रविश को हम कहते हैं कि अगर प्रीवियसली देखें कि कोई साबिका हुकूमत थी तो हम उसके ऊपर भी यही क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते थे। आज भी जो हुकूमतें चल रही हैं पैरवी वही होती हुई नजर आ रही है, हमें कुछ मुख्तलिफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे भी दूसरी जानिब अब बात करेंगे शहर कराची की, क्योंकि अब सैलाबी सूरत हाल है, भारत से होता हुआ ये सैलाबी सिलसिला पंजाब में जा गिरा, पंजाब से होता हुआ सिंध में आ चुका है। देखते हैं कि सिंध में सिंध हुकूमत किस तरीके से इस तमाम तरह सूरत हाल को कंट्रोल कर रही है, और वैसे वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। पंजाब की हमने सूरत हाल देखी, ग्राउंड रियलिटीज देखी, वहीं सिंध की देखें तो कदरे बेहतर हमें नजर आ रही है। ऐसे में जारी फंड्स के इजरे भी हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शहरी कराची इन तमाम तरह सूरत हाल में क्या मुतासर होगा? सब बिल्कुल मुतासर होगा। लास्ट फ्लड का आपको याद होगा कि सोलाबगढ़ जब आप जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक कसीर आबादी जो आज भी झुग्गियों की सूरत पे वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो ये कह के लाए गए थे यहाँ पे कि सैलाब ज़दगान है। फिर आपने कितने 20 लाख 24 लाख घर बना दिए हैं, बन रहे हैं, तो भाई वापस क्यों नहीं गए? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मजीद ला के यहाँ बैठा दी जाएंगे, कराची बर्नर बना के ले दे के। एक आपका सोलाबगढ़ एरिया रह गया, एक तरफ अफगानी पल रहे हैं आपके यहाँ, एक तरफ फिर इंटीरियर से लोग आ जाएंगे, और वहाँ जो इमदाद आ रही है वो जिसे कहते हैं ना मुतासिन को कम जाएगी, और
दुकानों पे ज़्यादा बिक रही होगी, जो हमेशा सर लेकिन उसमें बात तो वही ना कि अफगानिस्तान से अगर आ रहे हैं तो अफगानिस्तान से तो एक बॉर्डर लगता है, लेकिन ये सिंध की आवाम है, ये भी हमारी अपनी आवाम है। नहीं तो आए ऐसे मोस्ट वेलकम, लेकिन कि जब आपने 24 लाख घर बना दिए तो किसके लिए बनाए आपने? उनको आबाद कीजिए, वहां पे उनको आबाद कीजिए। ये कई दफा सवाल हो चुका है कि कोई गवर्नमेंट से उनका बंदा ऐसा नहीं है जिसने को इसके बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया। कई चैनल पे ये सवाल हो चुका है, जो घर आपने बनाए कहाँ है? अब ये गैर जरूरी लोग आके यहाँ क्यों बिठा रहे हैं आप बर्डन बना के, जो पहली ओवर क्राउडेड है कराची, बल्कि इसको तो मकबूजा कराची बोलते हैं हम लोग। अब मकबूजा कराची हो चुका है, उसको आप मजीद आप लोगों को ला ला के बैठा रहे हैं। तो शहर की जो एंट्रेंस, किसी पूरा पंजाब आप बाय रोड चले जाइए, पूरा केपी के चले जाइए, किसी शहर का एंट्रेंस इतना ऑकवर्ड लुक नहीं मिलेगा जो आपको कराची का है। सर लेकिन दूसरी जानब ये देख रहे हैं ना, अब जब अस्पतालों की सूरत हाल देखते हैं तो गुज़िश्ता रोज़ भी खबरों की जीनत खबर बनती हुई नजर आई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि सिटी स्कैन्स की जो मशीनरी है या इसके साथ साथ जो MRI की मशीनरी है ये ख़राब हो चुकी है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि मरीज़ रुलते जा रहे हैं, और जो दावा किया जाता है सुन हुकूमत की जानिब से भी किया जाता है, पूरे पाकिस्तान से अवाम इलाज के लिए शहर कराची में आती है। जी हाँ, मतलब लाड़काने से कराची अगर वहाँ कोई शदीद बीमार हो जाए, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। चले 72 से हम नहीं देखते पीस पार्टी, हम पिछले 18 साल का सवाल ले लेते हैं। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे अगर शदीद बीमार हो जाए तो रास्ते में उसका कहीं इलाज हो जाए, या ठट्टा पे कोई बीमार हो जाए तो रास्ते में हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए नेशनल हाईवे पे तो वो मरीज बेचारा कराची पहुंचाया जाता है, कुछ बेचारे रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ पहुंच के यहाँ इलाज करते हैं। रास्ते में आपकी कोई ऐसी वेल इक्विप्ड डिस्पेंसरी नहीं है पूरे, जिस का हमारा इलाका है लाड़का कहलाता है ठट्टा का, कोई आप ऐसी वेल इक्विप्ड डिस्पेंसरी नहीं देखेंगे। आप यहाँ से निकल जाएं धाबी जी ठट्टा, आगे चले जाएं आपके बदीन साइड पे, कोई ऐसी नहीं है। कोई अभी तो आपके टीवी चैनल ही दिखा रहे थे परसों से एक्सीडेंट हुआ बदीन रोड पे, वो उनको हैदराबाद लाए या कुछ तो वहीं मर गए बेचारे, हैदराबाद आते आते ख़त्म हो गया। मतलब वो बदीन छोटा शहर नहीं है, मतलब उसके अतराफ में आप इसको आज तक ये नहीं किया आपने कोई ऐसी प्रॉपर डिस्पेंसरी जहाँ पे लाइफ सेविंग ड्रग्स हो, जहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन हो कि कोई फर्स्ट एड दे सके। चले बाद में आपको क्रिटिकल है तो आप हेलीकॉप्टर सर्विस मंगवाइए, उसको भिजवाइए, जो ये भी गवर्नमेंट की। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है शहर में हम देख रहे हैं बड़े मसाइल हैं, जहां हम एक जानिब आप कह रहे हैं कि जी ज़ाहिरी एक आवाम का जब गफीर जब दूसरे इलाकों से उठ के यहाँ आ जाएगा तो फिर तो मामला बिगड़ेंगे। ज़ाहिर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अगर हम देखें तो कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास मुख्तसर से है। ऐसे में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली एक सवालिया निशान है कि किस तरीके से उस सहूलतों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ज़ाहिर एक लिमिटेड है तो लिमिटेड में तो फिर हर फर्द के लिए वो बुनियादी ज़रूरत से इंसान महरूम ही रहेगा। ऐसे में शहरी इलाकों के मसाइल पर सिंध की अपोजिशन जमातों का एक्शन प्लान कहाँ है? क्योंकि हम देखते हैं वैसे तो असम्बली में बैठ के आवाज़ें बड़ी उठाई जा रही होती हैं, लेकिन ऐसे में हमें कुछ हतमी तौर पर प्लान नजर नहीं आ रहा। सही साहब अपोजिशन जमातों से सवाल करें, देखिए ना कितने अपने 25 टाउन है ना, 13 टाउन पीस पार्टी के पास है, 9 टाउन तो अपोजिशन जमात के पास है ना। वो जमात इस्लामी जिसने नो डाउट काफ़ी पॉपुलैरिटी हाफिज़ नईम के ज़माने में यहाँ पर हासिल की, उसी की वजह से वोट मिले, तो 9 टाउन में साहब 2 टाउन कम से कम मॉडल बना देते हैं कि पीस पार्टी को दिखाने के लिए। तो बात वही है कि जो जब जिसको मौका लग जाता है वो उस वक्त तक मतलब क्रिटिसाइज कर रहा होता है जब तक वो हुकूमत या इख्तियार उसके पास, जब इख्तियार आ जाता है तो अपनी जुरिस्डिक्शन को भूल जाता है और वहाँ पे कुछ किए बगैर दूसरों पर नुक्ताचीनी। वही हाल कराची का है, वही हाल आपके जमात का है, बहुत माजर के साथ वही हाल है एमक्यू के पास भी गालिबन 3 टाउन है, मेरे ख्याल से 2 या 3 टाउन है। तो इल्जामात की बौछार और लफ्जी गोलाबारी का जो सिलसिला यही सिर्फ जारी रहेगा? यही रहेगा, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि बारिशों का जारी सीजन शुरू हो चुका है। एक जानिब हम सैलाब देख रहे हैं, दूसरी जानिब बारिशों का सिलसिला है। ऐसे में हम देखते हैं कि शहरी कराची क्योंकि एक हब है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग यही होती है, सनती देखें एतबार से तो भी सबसे ज़्यादा जो है वो फलता फूलता हुआ और बल्कि कमा के देने वाला शहर हमें नज़र आता है। ऐसे में बरसात के हवाले से अगर हम देखें तो हमें ये भी नज़र आता है अब 7 दिन या 6 दिन या 5 दिन अगर बरसात की वजह से ये तमाम तर सनती इदारे अगर बंद होते हैं, कितना बड़ा माली बहरान है सर। जी हाँ, तो देखें एक दिन कराची बंद हो जाता है ना, 20 अरब का लॉस हो जाता है। एक दिन आप कराची बंद कर दीजिए, ये तो बड़ी कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूँ मैं आपको। और अखराजात आपने की जिसकी छोटी सी मिसाल
कितने 100 मिलियन बैरल आपको मिलना था, हब से एक कैनाल बनाई गई 12 अरब रुपए की। हर चैनल पे, हर अखबार में उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो पहली दफ़ा पानी खोलने, बारिश से नहीं, पानी खोलने से हब से पहली दफ़ा में उसके सारे समझिए कि परखचे उड़ गया कैनाल के। और मेयर साहब मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं कि हाँ उनको मामूली सा डैमेज आया, बल्कि उन्होंने मामूली डैमेज भी नहीं कहा, बल्कि खबर आई कि हाँ थोड़ा सा रिपेयर वर्क था वो हमने कर दी, जबकि कैनाल आज भी बंद है आपकी। वो 12 अरब रुपए आपके खर्च हो गए उसके ऊपर। बिलावल भुट्टो साहब ने जाके उसका इफ्तिताह किया है। ये तो बिलावल भुट्टो का, अगर मैं उनकी जगह हूँ तो मैं तो फौरी एक्शन ले लूँ कि तुमने मेरा नाम बदनाम किया, मुझसे फीता कटवाया, ये कैनाल बनाई है तुमने। लेकिन देखिए अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस सिंध में कुछ नहीं हो सकता। आपको अकाउंटेबिलिटी का कराची मुर्तजा वहाब ने गुज़िश्ता रोज एक बयान भी दिया था जिसपे उन्होंने 2-3 बातें की। एक बात उनकी यही थी कि जिस तरीके से मुल्तान में M5 के पास जो हब कैनाल का मामला हुआ, जो कि जिसमें पानी जो है वो टूट फूट का भी शिकार हो गई, पानी भी आ गया, ऐसे में वो पहुंच नहीं सका। तो उनका यही एक दावा था और वो ये कह रहे थे कि अगर पंजाब में इस तरह की सूरत हाल हो तो अल्लाह की तरफ से जो है वो आफत ज़्यादा करार दी जाती है। M9 की बात आ जाए, हब कैनाल की बात आ जाए, सिंध की बात आ जाए, तो बात ही आती कि कारकर्दगी। सर किस तरीके से देखते हैं? सर बिल्कुल गलत बयानी करते हैं और हकाइक से खुद तो चश्मपोशी की करे रखते हैं, समझते हैं कि लोग भी इन्हीं की तरह हैं। बात बिल्कुल सही है। अब जितनी भी आफत आ गई तो सबसे मतलब समझे कि गुज़श्ता कई दहाइयों का सबसे बड़ा सैलाब आया है पंजाब में। अभी आप 1 महीने बाद जाके देख लीजिएगा, या तो चीज़ें अपने रास्ते में होंगी सही होने के, या सही हो चुकी होंगी। ये फैक्ट है, ये नहीं कि मैं मुस्लिम लीग नून के बहुत फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जो उनकी हकीकत है वहाँ काम होता है। ऐसा नहीं कि हाँ नजर आती है, काम होता नजर आता है, अवाम को नजर आता है। ये वजह है कि अवाम वहाँ की बाशऊर हो गई है, जो भी काम करता है वो उसको वोट देते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। ये शऊर सिंध में नापैद है, बिल्कुल ये बड़ा मसला है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और कारकर्दगी जो है वो ज़रूरी है कि कारकर्दगी दिखाएंगे तो आवाम फिर आपके साथ भी होगी। नोबेल के इनाम याफ्ता जो पाकिस्तानी समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान में सैलाब के बाद इदारे तालीम और आगाही के लिए $2 लाख ग्रांट का भी ऐलान कर दिया। एक अहम इशू, इस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से फंड्स का इजरा होगा, किस तरीके से हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल में कहाँ से किस तरीके से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं हमारे से जुड़े रहें, देखते हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, वहीं हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की जद में आता हुआ ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त सैलाबी सूरत हाल में मुब्तला हुआ है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कुछ मनफी असरात हमें मैशत पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सईद शफीक साहब ने, KCCI से इनका ताल्लुक है। सर सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सही शफीक साहब, जाहिर हम देख रहे हैं कि पूरी पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है, नंबरद आजमा होने के लिए हर तरह से कोशिशें जारी हैं। ऐसे में अगर हम शहरी कराची की बात करें, क्योंकि अब ये सैलाबी सूरत हाल जो है वो भारत से होते हुए पंजाब से सिंध में दाखिल हो चुकी है, वहीं फसलों की पैदावार का एक हम देख रहे हैं सिलसिला जहां पे हमें नुकसान नजर आ रहा है। ऐसे में कराची की सनती पैदावार को अगर देखें तो उस पर भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से देखते हैं सर आप? हेलो जी सर, कराची की सनती पैदावार को 15 अरब का नुकसान है। सर आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तखमीने का तो मुझे नहीं पता, जो आपकी एक अपनी कैलकुलेशन है वो अपनी जगह पे है। मगर देखें, हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, हम इसको बहुत सादा से अल्फाज में समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं कि अगर आप खुद अपना देखें, आपकी अपनी भी एक मईशत है, आपने अपने घर का भी एक बजट है, आपके अपने भी आमदनी के वसाइल और अखराजात होते हैं। तो आप ये देखेंगे अगर आपके आमदनी के वसाइल महदूद है, बहुत सिंपल अल्फाज में कहा जाए कि आपका माशी मसला अगर है घर में, तो वो समाजी मसाइल को भी जन्म देता है। इसी तरह मुल्क का वो शहर जो पूरे मुल्क को एक तरीके से लेके चलता है, और एक जमाना गुजर गया, हर इलेक्शन में हम शौक के साथ लोग जाके कतार दर कतार जाके वोट डालते हैं कि शायद अब नई कोई आने वाली हुकूमत जो है वो इस शहर पर तवज्जो देगी और इसके मसाइल को जो है वो हल करेगी। अनफॉर्चुनेटली सारे फार्मूले नाकाम हो गए, सारी हुकूमतें अब तक इस मामले में इस हवाले से वो नाकाम रही हैं। जो कराची का हक है वो कोई देने को तैयार नहीं होता। ऐसा लगता है शहर के साथ गलत सलूक हो रहा है। वो सड़कें अब तो हद ये है कि आप अपने घर से निकले और अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ जाना हो, आपको ये तो आप बारिश के बाद की बात कर रहे हैं, मैं आम हालात की बात कर रहा हूँ। जो सड़कों में पड़े हुए गड्ढे हैं ना, उनको 4-4 साल 5-5 साल हो गए, गड्ढों को नहीं पता, आपको वो खड्डे याद हो गए, जो गड्ढे याद हो गए जो रास्ते में जगह जगह आपके रास्ते में आते हैं।
तो इतनी लापरवाही इस शहर के साथ होती है, इस शहर के साथ सलूक खराब होता है, फिर भी ये शहर अपना हिस्सा डालता है, अपना कंट्रीब्यूशन डालता है। खास ज़कात खैरात का मसला हो, खास कुदरती आफात हो, जलजला हो, सैलाब हो, बढ़ चढ़ के हर चीज में हिस्सा लेता है। टैक्स में अपना सबसे बड़ा हिस्सा डालता है पूरे मुल्क के उसके अंदर खजाने में। तो हम फिर अगर ये सलूक रवा रखेंगे तो आप ये देखें कि फिर उसका एक हल अमर का एक रद्द अमल होता है। मैं रियलिटीज पर बात कर रहा हूँ, किसी को खुदा ना खास्ता टारगेट करना मेरा मकसूद नहीं है, मेरा मकसद नहीं है। हेलो जी जी जी। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये सलूक रवा रखेंगे ना तो एक जमाना ऐसा होगा कि आपके हर अमल का एक रद्द अमल होता है। हम जब अमल करें ना तो वो सोच लें कि हमारा रद्द अमल क्या होगा। जब एक तवील अरसे से ही होगा तो आपकी एक नई नस्ल भी है जो परवान चढ़ती रहती है और सामने हकाइक देखती है। उसको भी आप देखें तो आपकी उस नई नस्ल में जो कराचियाइट्स हैं खास तौर पे, उनमें मायूसी की एक लहर दौड़ी हुई है। वो अपना फ्यूचर इस मुल्क में जो है ना गैर महफूज समझते हैं। बड़ी तादाद हायर एजुकेशन के बाद यहाँ से माइग्रेट कर जाती है, किसी दूसरे मुल्क में रोजगार तलाश करती है अपना और निकल जाती है। ठीक है ना, वो एक फैमिली माइग्रेशन है, उसमें रेमिटेंस भी यहाँ नहीं आती है, वो पूरी फैमिली को लेके यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। तो आप ये देखें कि भाई ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, इसका अगर आप माशी तौर पर कराची को मुस्तहकम करेंगे, रदरफोर्ड साहब पूरे पाकिस्तान को मुस्तहकम करेंगे। ठीक सर, ये भी बताएगा कि टूटी सड़कें नजर आ रही हैं, वाटर टैंकर्स हम देखते हैं कि लगाए जा रहे होते हैं या इस्तेमाल वाटर टैंकर्स का हम कर रहे हैं, बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। क्या कराची अब हुकूमत के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या? गालिबन हमारा राब्ता सईद शफीक साहब से जो है वो मुनक़ता हो चुका है, वहीं पर ही हम चाहेंगे सईद शफीक साहब, मैं सवाल यही करना चाह रहा था कि हम देख रहे हैं कि टूटी सड़कें हैं, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निज़ाम है वो तब्दील हो रहे हैं। आपने देखा होगा मानसून के सिस्टम में, मानसून का एक सिस्टम यहाँ पर आता है, एक के बाद एक चला आता है, और फिर उसके बाद जब सर्दियां आती हैं तब आपने कई साल से नोट किया होगा एक वेस्टर्न सिस्टम आता है वहाँ ईरान, और उसमें बलूचिस्तान ज्यादा हिट होता है, और कई सालों से बलूचिस्तान में भी सैलाब आ रहे हैं और सैलाब की तबाहकारियां आ रही हैं। तो हमें ये करना चाहिए, ये जो बारान रहमत है, इसे जहमत से बचाने के लिए अगर हम यहाँ पर इस पे कंट्रोल कर लें, इस पे डैम बना लें, पानी बना लें, तो बलूचिस्तान का वो बड़ा इलाका जो है, जो बंजर जमीन है जहाँ पे काश्तकारी नहीं हो सकती, तो उस पर आप एग्रीकल्चर को, इतनी फर्टाइल लैंड है वहाँ एग्रीकल्चर कर सकते हैं। वो एग्रीकल्चर होगा कि न सिर्फ मुल्क की जरूरियात पूरी करेगा, आपकी फूड सिक्योरिटी सेफ होगी, बल्कि आप वो अजनास जो आप पैदा करते हैं वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज तक हम अपनी खुराक की जरूरियात पूरी नहीं कर पाते, हमें दालें आज बड़ी तादाद में जो है इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। हमें बाज़ औक़ात टमाटर और आलू के मसाइल और प्याज के मसाइल पैदा हो जाते हैं, वो हमें इंपोर्ट करने पड़ जाते हैं। तो हम अगर अपने आप को देखें, मैं नहीं कहता कि फौरी तौर पे आप जो है वो बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल करके अपनी एक्सपोर्ट को जो है फौरी तौर पे बढ़ा लेंगे। आप इसका एक सोल्यूशन ये निकाल सकते हैं कि आप अपनी आमदनी को, अगर वो वही महदूद है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो अपने अखराजात को तो कंट्रोल कर सकते हैं। अखराजात कैसे कंट्रोल करेंगे? जो इंपोर्ट्स हैं आपकी, उनको कर्टेल करते हैं। उनको कर्टेल कैसे करते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करें, और ये पानी जो आपका लाखों डॉलर का पानी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वाटर है, जो आप वेस्ट करके समुद्र में फेंकने पर मजबूर हो जाते हैं, कोई तबाहकारियां मिलता है, इसे सेव कर लेंगे तो ये पानी अरबों डॉलर की आपको आमदनी देगा, आप राय देगा, वसाइल देगा। ये मुल्क की तरक्की में काम आ सकते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी में काम आ सकते हैं, मईशत में काम आ सकते हैं। और दूसरा, इस शहर के साथ जो है, देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान, कराची में भी टेक्सटाइल की बड़ी सनत है यहाँ पे। इस वक्त हमें जो प्रॉब्लम है, खतरा जो दरपेश है, इस हवाले से ये देखें, वो लैंड जो खासतौर पे सदर्न पंजाब में है, या जो कपास के एरियाज हैं जहाँ पर हम कपास ग्रो करते हैं ज्यादा, वो एरियाज काफी डैमेज हुए हैं। तो इसकी एक दो पिकिंग के बाद हम तीसरी चौथी पांचवी पिकिंग नहीं कर सके। तो जब नहीं कर सके तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में चंद दिनों बाद आपके सामने ये खबरें आनी शुरू है कि कपास की कीमतें बढ़नी शुरू हुई और मुल्क में शॉर्टेज हो गई। तो नतीजा होगा कि वो जो आपकी बैकबोन इंडस्ट्री है वो सफर करना शुरू करेगी, वो है टेक्सटाइल की। उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, या आपको खाम माल इंपोर्ट करना पड़ेगा, या आपको कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो नतीजा होगा आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। आप फिर उस कंपटीशन से जो कुदरत ने इस वक्त इंटरनेशनली आपको प्रोवाइड किए हैं, आपके कंपटीटर्स इस वक्त प्रॉब्लम्स में हैं, मसाइल का शिकार है। एक बहुत बड़ी इकॉनमी ने जो है ना उनको चैलेंज किया हुआ है किसी अंदाज में। तो आपके लिए तो एक गोल्डन टाइम था कि हम इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कुदरती आफात, ये सब चीजें मिलकर जो है ना, ये हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, और हम फिर वापस जो है ना एक नए सिरे से हमें इन सब चीजों का आगाज करना पड़ेगा। तो सही चीजें हैं, बेशुमार चीजें हैं इसमें, और खुदारा कराची को दें। यहाँ पे तो माफिया सरगर्म है, यहाँ पे सिस्टम काम कर रहे हैं,
और शायद ही कोई ऐसा छोटा सा बच्चा भी, अगर आप प्राइमरी का भी होगा ना, उससे भी कराची के हालात पूछेंगे। अब ये सारे वो हकायक हैं जो हम अगर बयान करते हैं ना, तो उससे पहले एक एक आदमी को, एक आम इंसान को, जिसे आप अगर शायद इलिटरेट भी कहें ना, उसको भी पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। बगैर रिश्वत के एक शनाख्ती कार्ड की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो सकती। क्या एक आम आदमी को पता नहीं है ये बात? एक आम आदमी को भी पता है ये बात कि उसके साथ क्या सलूक होता है। और जितने बड़े पैमाने पर आप चलते जाएं, आपको आपके प्लॉट आप लेके रखा है कि यार मैं मेरे बच्चों की काम आ जाएगा, कुछ होगा कल को मालूम उस प्लॉट हुआ है। आप फ्लैट लेके रखते हैं, अगर आप फ्लैट में आबाद नहीं है, कुछ लोग आएंगे उस पर कब्जा कर लेंगे। अब आप जाए कोर्ट कचहरी को चक्कर लगाते रहे, आप छुड़ाते रहे। तो ये सब चीजें मायूसी पैदा करती है इंसान के अंदर कि इस सिस्टम से, इन सब चीजों से हमें निजात, क्या हम ऐसी कानून साजी करने में नाकाम है कि लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें? हम तो जजेस की तैनाती में भी बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। कल को पता नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए मेरे पे इस बात को कहने पे। तो बहरहाल हम सामने रखें, अगर हम बुनियादी हुकूक की बुनियादी चीजों को सामने रख के फैसले करेंगे तो यकीनन मुल्क में बेहतरी आएगी, इकोनॉमी में। ठीक। अच्छा, दूसरी जानब ये देख रहे हैं सही शफीक साहब कि जब इंडेक्स की बात आती है तो हम देखते हैं कि जी 100 इंडेक्स के पॉइंट्स में इजाफा होते जा रहा है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जी आज जो है वो रिकॉर्ड कायम कर लिया गया। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि कर्जों की जो है वो बरसात है, क्योंकि ऐसे में मौजूदा हुकूमत की अभी इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आई, जहां 16 महीनों में अगर कर्जों की बात करें तो 13,078 अरब रुपए का इजाफी कर्जा लिया गया है। ऐसे में आम आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? दूसरी जानिब अब हम देखते हैं कि एक मरहला हमारे पास आ रहा है जहां पे हम इस वक्त IMF के हवाले से अगर देखें, सैलाबी सूरत हाल एक तरफ है, IMF के कर्जे और वाजिबात हमें अदा करने, ऐसे में सर किस तरीके से रिलीफ मिलेगा? यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि जहां पे मौजूदा हुकूमत की इब्तिदाई 16 महीनों के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि दौरान जो कर्जे हैं 16 महीने के 13,078 अरब रुपए का ये कर्जा है, और ये एक बहुत बड़ा हजम है, जिसके लिए अब हम देखते हैं कि IMF एक जानिब हमें नजर आ रहा है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं सैलाबी सूरत हाल है, जिससे नंबर आजमा होने के लिए एक आम आवाम को रिलीफ फराहम करना है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं, लेकिन क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सईद शफीक साहब? मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जफरुल जमील साहब। ज़ाहिर तमाम तर सूरत हाल सर आपके सामने, हम यही देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये चैलेंज हुकूमत के लिए होगी। क्या हुकूमत नाकारा हो चुकी है या हुकूमत को अब अमली तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत होगी? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमतें, ये लोग आते हैं एडहॉक बेसिस पे। उनको पता होता है कि पब्लिक आवाम हमारे पीछे है नहीं, हमको मौका मिल गया है, तो वो उसी अंदाज में काम करते हैं। अगर वाकई पब्लिक की तायद से आएँ तो फिर पब्लिक के लिए काम करें, पहली बात तो ये है। अभी नहीं कि क्या नाम से शफीक साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये बहुत कई प्रोजेक्ट लोग लाने की कोशिश कर चुके हैं। कराची के सीवरेज वाटर को क्लीन करके अपने आप यूज में ले सकते हैं। सर पहले तो इक़्तिदार की बात कर लेते हैं ना, फॉर्म 47 और 45 के मामला देखते हैं, तो पहले तो इक़्तिदार की जंग है, फिर उसके बाद ये मसाइल की जंग करेंगे। अब जाती तजुर्बा बता दूं, दूसरा सबसे बड़ा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है आपका, इनका ऐलान था कि और बड़ा झगड़ा चलता रहा 13, 14, 15, 16 के कभी चाइनीज कंपनी आ रही है कराची को साफ करने, कभी कोई आ रही है, और उस वक्त ये था कि 18,000 19,000 टन कचरा डेली जमा होता है। प्रोजेक्ट लाया गया, ये खाकसार उसमें शामिल था। फंडर ने कहा कि हम कर देंगे, हमको आप कचरा उठाने की पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए। अच्छा, उसमें क्या फ़ायदा आपको हो रहा था? उसमें एक प्रोडक्ट बना रहे थे, SRF कहलाती है, सॉलिड रिकवर्ड फ्यूल। जितने भी वेस्ट की आपके कैल्फिक वैल्यू आइटम्स हैं, वो सेग्रीगेट करके प्लांट ला के लगाते, वो आपके जलाते हैं। अच्छा, वो कहाँ जल रही है? पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त SRF सारी सीमेंट सेक्टर, सारा पावर सेक्टर यूज़ कर रहा है इंस्टेड ऑफ एनी एक्सपेंसिव फॉसिल फ्यूल्स। अच्छा, कार्बन फ्री आइटम है दूसरी चीज़, वो पूरी एजुकेट की गई इलाके में, आपका कचरा भी साफ हो जाएगा। अगर 18,000 है तो उससे कम 8,000 टन पर डे हम बना सकते हैं SRF। और जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे फॉसिल फ्यूल से, तो डेली की पाकिस्तान को जो फॉरेन एक्सचेंज की उस वक्त बचत आ रही थी, डेली की 800 से $1 मिलियन की बचत आ रही थी, जो आप इंपोर्ट बिल में देते हैं कोयले की और दीगर फ्यूल्स की मद में नहीं कर सके, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेड टेपिज्म।
आप देखिए पूरा कराची कचरे का ढेर बना हुआ, ये ढेर भी साफ करने को तैयार थे। कहा गया कि एक्सकवेंजर्स हैं, उनको हम नहीं हटा सकते, गरीब लोग उस पर कच्चा चुनते हैं। उस पर $10 मिलियन यानी सप्लायर ने कहा कि ये हम मुख्तस कर देते हैं, उन सबको हम हायर कर लेंगे, आप खाली फैसिलिटेट कीजिए बीइंग अ गवर्नमेंट, और हमको सॉवरेन गारंटी दीजिए, हम लाके लगाएं। तो 25 ये ना हो कि आपकी गवर्नमेंट बदले तो अगर तीसरी आए तो ये था ना कि वहां पे फिर इंसानी हुकूक के मामला भी सामने आ जाते हैं ना, वहां पे हम देख रहे हैं नहीं, तो वो एम्प्लॉय करने जा रहे हैं ना मैम, इंसानी हुकूक से यही नजर आते हैं इनको, ये नजर नहीं आया। अभी जो बारिश में तो बच्चे बड़े सब बह गए, मर गए, गाड़ियां हो गई, तबाह हाल हो गई, अरबों का लॉस हो गया, वहां इंसानी हुकूक कहाँ चले जाते हैं? लॉ, अगर लेबर लॉ देखें वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होता ना, हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो कचरा चुन रहे होते हैं, इस तरीके से घूम रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि एक और अहम पेशरफ सामने आई है, पाकिस्तान में पहली बार ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन का बाकायदा आगाज किया गया। अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इनिशिएटिव तो इस तरीके से ले लिया गया, लेकिन उसके बाद ये बात भी सामने आई कि जाम कमाल का कहना था कि मंसूबा पिछले 10 साल के कागजों पर मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती से अब तक इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। सर, किस तरीके, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं एजाजुल हक साहब, सैयद एजाजुल हक, एमक्यूएम से उनका ताल्लुक है। सर, सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सैयद एजाजुल हक, एमक्यूएम से आपका ताल्लुक है, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो जरूर मुझे जवाब दीजिएगा। जफरुल जमील साहब, जाहिर है पहली बार हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त एक डिस्प्यूट, हम कह रहे हैं कि इसको रेजोल्यूशन डिस्प्यूट के नाम से जो है वो ट्रेड के हवाले से कहा गया, जहां पे वो कह रहे हैं कि 10 साल की जो कागजात हैं या 10 साल की जो हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको अभी तक सेव ही नहीं किया गया। तो सर, हमारे यहाँ क्या ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएंगे जहां पे हम प्रोसेस के लिए मंसूबे तो बना लेंगे, लेकिन हम प्रोसेस करते हुए ऑपरेशंस के ऊपर जाएंगे ही नहीं? जी सैयद एजाजुल हक साहब, क्या कहेंगे? आवाज बहुत हल्की आ रही है आपकी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, खास करके हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बड़ी गंभीर नजर आ रही है। मईशत के हवाले से हम बात करें, इस वक्त ट्रेड की बात करें तो ट्रेड पॉलिसीज मुख्तलिफ हैं, ऑपरेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो बनाई गई है, लेकिन अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। सर, हेलो, ठीक है जी, इस वक्त कुछ हमें लगता है कि कुछ कनेक्शंस के इश्यूज हैं। यहाँ पे जफरुल जमील साहब भी मौजूद। जफरुल जमील साहब, जाहिर हम अभी ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा। देखिए ना, ट्रेड डिस्प्यूट से तो हमेशा से चल रहे हैं, और मसला वही होता है कि आपके यहाँ की कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है बिजनेसमैन के लिए। ये अगर मैं पीछे जाऊं, अयूब खान के दौर तक 5 साल पॉलिसीज बना करती थी, उसमें बिजनेस में अब तो पैसे भी लगा, उसको पता है कि 5 साल तक ये पॉलिसी आगे पीछे नहीं होगी। और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जिस साइज़ की इंडस्ट्री जिसको हम आमिर कहते हैं, उस दौर में लगी, वो उसके बाद हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आप बनाना नहीं शुरू करेंगे, मुझे ये नहीं पता होता बहैसियत कारोबारी आदमी कि आज मैं सेल टैक्स 18% दे रहा हूँ, तो कल अचानक सुबह मुझे पता चलेगा नहीं भाई ये तो 19.5% हो गया ये। तो वहाँ पे आप कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे कंसिस्टेंट पॉलिसी लाएंगे? तो ट्रेड डिस्प्यूट सबसे अहम चीज़ किसी भी ट्रेड पॉलिसी के लिए, मिनिमम 5 इयर्स पॉलिसी या 4 इयर्स पॉलिसी आप अनाउंस कीजिए। उसके अंदर आपका स्टेट बैंक का इंटरेस्ट भी कांस्टेंट रहना चाहिए, वो आप कीजिए वर्किंग, आपके पास है, आपके फाइनेंस एक्सपर्ट है, उनको मालूम होना चाहिए कि कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। यूरोप में होता है, कभी हमने नहीं देखा कि वो 3% ज़्यादा एक्सीड किया, वो 4% मैक्सिमम 3 और 4 के दरम्यान रहता है। आप पिछली 30 साल की आप उठा के देख लीजिए, कांस्टेंट ट्रेड होती है उसमें, उनको पता होता है बैंक से हमने क्या कर्ज लेने और हमने किस उस पर देने। हम आज कर्जा उठाते हैं, बैंक से ओडी लेते हैं, पता चलेगा कल गवर्नमेंट ने उसका इंटरेस्ट बढ़ा दिया, स्टेट बैंक ने, जो हमने 12% उठाया तो उसका रिटर्न में देना 20%, तो बरकरार कर दिया। 11% पे जो है वो शरह सूद जो है वो इस वक्त लागू की गई है। सर, दूसरी जानिब ये देख रहे हैं कि तमाम तर सूरत हाल तो है, वहीं कराची की सिर्फ बात कर ले, क्योंकि देखिए एक कराची जो है ना वो पूरे सूबे को नहीं पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, और जिसके लिए पूरे हमें समझने के पूरे सूबे से लेकर बल्कि पूरे शहर को चलाना होगा। लेकिन ऐसे में अब जो इख्तिदार की जंग नजर आती है, हम ऐसे देखते हैं कि जो हुकूमती इदारे इस वक्त मुसल्लत किए गए हैं उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। छुटकारा कैसे हासिल किया जाएगा सर?
सज्जनों ने मुसल्लत किया बहुत मदद के साथ, वही छुटकारा दिलाएंगे, समझे ना आप। और ये आवाम को बाहर आना पड़ेगा, बिल्कुल अपने पुरम तरीके पे बाहर आवाम आए सड़कों पे, ज़रूरी नहीं कि बाहर निकल के पत्थर चलाए, बाहर आए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, और जो होता है इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अब ये जुल्म उस मकाम पे पहुंच गया है कि ज़ाहिर हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर हो गया है जुल्म, स्पेशली सिंध के अंदर। तो ये जुल्म अब ख़त्म होगा इंशाअल्लाह, और जल्द होगा। और मैं समझता हूँ 2025 ख़त्म होने से पहले कराची, कम से कम कराची वालों को कोई खुशखबरी ज़रूर दे के जाएगी। लेकिन आम शहरी हम ये देख रहे हैं कि सफ़र करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी सूरत हाल है, हम गलियां देख लें, महल्ले देख लें, सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नजर नहीं आता। बल्दियाती इदारों पर तनकीद की जाती है, वो सिर्फ फोटोशूट की हद तक हमें सारी चीज़ें नजर आ जाती हैं। जैसे कि अभी भी कहा जा रहा था कि जी अब जो सिलसिले हैं हम ये देखते हैं कि पहले जो है वो आवाम के वोट के लिए जो है ना खुसूसी तौर पे उन इलाकों में जाके सफाइयां की जाती थी। अब हम देखते हैं कि तस्वीरें खींची जाती है और सोशल मीडिया पे अपलोड की जाती है। तो ये अमली तौर पर इकदाम नहीं हो रहे। ऐसे में दूसरी जानिब अगर हम देखें कि क्या ओपोजिशन जमातें, क्या उनको एक होना पड़ेगा, क्या ओपोजिशन जमातों को एक पेज पे आना पड़ेगा? देखिए, अपोजिशन जमातें भी ये भी माजी में बहुत दफ़ा हो चुका है, एक पेज पा चुकी हैं। आपको सिस्टम चेंज करना है। ये मौजूदा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये आपको सूट नहीं कर रहा है, इसलिए कि ये सिर्फ जब आपने 26 अमेंडमेंट की, आपको 27वीं अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसमें लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपके गालिबन आपके ही कहा था कि हमको टेक्नोक्रेट हुकूमत चाहिए अब। और ऐसी टेक्नोक्रेट हुकूमत, वो ईमानदार। अच्छा, थोड़ी सी मैं पीछे चले जाऊँ आपको, ये एक बड़ा शज ममनुआ बनाए हुआ हमारे सियासतदानों ने अपने मफाद में कि भाई फ़ौज को नहीं आना चाहिए, फ़ौज को नहीं आना चाहिए। बनु उमैया, बनु अब्बास, ये अपने अंदलस को ले लें, फिर आपके ओटोमन एम्पायर ले लें, मुगलिया एम्पायर ले लें, हमेशा फ़ौज का कलीदी किरदार रहा है मुसलमान हुक्मरानों के साथ, माशी कलीदी किरदार। वो उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। तो इस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशनली फौज का बिल्कुल सियासत में हिस्सा होना चाहिए, और जब तक वो उनके शाना बशाना नहीं आएगी, इसलिए कि वाहिद इदारा है जो डिसिप्लिन है। सबसे पहली चीज़ आपके मुल्क में ज़रूरत है वो डिसिप्लिन की ज़रूरत है, उसके बाद ईमानदारी की ज़रूरत है। जो आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली सियासी इदारे और दीगर इदारों में इस वक्त आपको इंटेग्रिटी भी आपको फ़ौज में दूसरों मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मिलेगी। तो आप फ़ौज का सियासतदानों के साथ मिलकर हुकूमत के लिए काम करना शज ममनुआ नहीं है, उसका होना चाहिए। ये आपकी इस्लामी तारीख बताती है ये, और वहीं जो है तो आपके हुकूमतें चली हैं और खुशहाली चली है मुसलमानों की कि सब ने मिल के काम किए। अब ये वक्त आ गया है कि ये फ़ौज ने डिसाइड करना है, आवाम के साथ मिलकर डिसाइड करना है कि अब निज़ाम चेंज करना है। ठीक है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चाहिए आपको, या प्रेसिडेंशियल वो डिसाइड करे निज़ाम हुकूमत। अमेरिका में है ना, इतना बड़ा मुल्क है, प्रेसिडेंशियल निज़ाम हुकूमत तो बेहतरीन चल रहा है। क्या खराबी है? चूंकि मसला यही है कि ये 51 और 49 वाली वहां चलती हैं जहां पर लिटरेसी रेट 80% से ऊपर होता है। आप 51 वो ले लेते हैं जो इलिटरेट है, उनको आप इलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका मुल्क कहां से चलेगा? ठीक है सर, बहुत निज़ाम चेंज करने की जरूरत है। आपका मौक़िफ़ सामने आ चुका है, और जैसे कि शहरी कराची की बात करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें, तो सिस्टम को चेंज करना होगा। एक आम आदमी या एक आम शहरी की ज़िंदगी में अगर हमें कुछ फ़र्क लाना है, अगर हमें उसकी सतह गुर्बत से उठाना है, तो ऐसे में तमाम इदारों को, तमाम सियासतदानों को यकजा होकर कोई एक हिकमत अमली अपनानी होगी। ऐसे में सूबों की तकसीम का जो मामला है वो भी ज़ेरे गौर है। अगर इस पर अमल किया जाए तो कई हद तक हम इन तमाम तर मसाइल से नमरदाज़मा हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। ज़िंदगी और हालात ने दिया साथ, तो इंशाअल्लाह कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।